नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आशीष जवर, लेकर आया हूं आज आपके लिए विज्ञान कक्षा 8 का धातु और अधातु वाला चैप्टर। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक जरूर। ये चैप्टर है अपना धातु और अधातु। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातुओं की विशेषताएं। धातुओं की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है कि धातुएं कठोर होती है। दूसरी विशेषता है धातुएं चमकीली होती है। तीसरी विशेषता है धातुएं आघात वर्धनीयता एवं तन्यता के गुण दर्शाती है। चौथा है धातुएं जो होती है उसका एक विशेष गुण होता है जिसे ध्वनि कहते हैं। पांचवा है धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। दोस्तों, यह है धातु की विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट अपना था धातुएं कठोर होती है। हम सब जानते हैं कि कोई सी भी धातु हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, सभी धातुएं कठोर होती है। प्रकृति में केवल एक दो ही अपवाद है जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और वो मुलायम होती है। जैसे सोडियम धातु है Na, ये मुलायम होती है। पोटेशियम धातु है, ये मुलायम होती है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। इससे दूसरा है कि धातुएं चमकीली होती है। धातुएं चमकीली होती है। यदि हम किसी भी धातु को बीच में से तोड़ेंगे या काटेंगे तो हम देखेंगे उसका बीच का भाग चमकीला दिखाई देता है, क्योंकि धातुएं जब शुरू में बनती है तब चमकीली होती है, लेकिन समय के साथ साथ उस पे अशुद्धियों का लेप चढ़ता जाता है और उसका रंग बदलता जाता है। तो दूसरा धातुएं चमकीली होती है। तीसरा है धातुएं जो है वो आघात वर्धनीयता का गुण दर्शाती है। आघात वर्धनीयता का गुण दर्शाती है। आघात वर्धनीयता मतलब क्या होता है? आघात मतलब होता है चोट मारना और वर्धन यानी होता है फैलना। यानी कि धातुओं का गुण होता है कि उसके ऊपर चोट मारते हैं तो वो फैल जाती है। यानी धातुओं के ऊपर चोट मारने पर वह चद्दर के समान फैल जाती है। इसे ही आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे लोहे को हम पीटकर चद्दर के समान फैला सकते हैं। एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम को बार बार चोट मारकर उसको बहुत पतला उसका कवर बना लिया जाता है, जो हमारे किसी भी खाद्य पदार्थ को गर्म रखने के काम में आता है। इसके अलावा हमने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर चांदी का वर्क होता है। चांदी को भी पीट पीट कर उसका बहुत पतला आवरण बना लिया जाता है, जिसे हम मिठाई के ऊपर लगाते हैं। इसके अलावा चौथा है तन्यता। तन्यता मतलब होता है तानना, यानी कि किसी भी धातु को हम खींचकर तार के समान लंबा कर सकते हैं, इसे कहते हैं तन्यता। यानी कि तन्यता मतलब होता है कि धातुओं को खींचकर तार के समान लंबा किया जा सकता है, इसे तन्यता का गुण कहते हैं। जैसे सबसे ज्यादा तन्यता होती है सोने और चांदी में। हम जानते हैं कि 1 ग्राम सोना जो होता है उससे हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने की धातु से हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। अब नेक्स्ट है अपना ध्वनिक। ध्वनिक मतलब होता है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की आवाज होती है। किसी हम देखते हैं कि स्कूल में जो घंटी बजाई जाती है वो धातु की होती है, लकड़ी की नहीं होती। क्यों होती है? क्योंकि धातुओं पर अगर चोट का प्रहार करेंगे तो उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे निनाद ध्वनि कहते हैं। निनाद ध्वनि कहते हैं। निनाद ध्वनि के कारण ही हमें विशेष प्रकार की आवाज सुनाई देती है। हम देखेंगे कि यहां से हम किसी पत्थर को गिराते हैं या धातु को गिराते हैं या फिर लकड़ी के टुकड़े को गिराते हैं, तो हम देखते हैं कि धातु में एक विशेष प्रकार की आवाज आती है, जिसे ध्वनि का गुण कहते हैं। अगला पॉइंट है धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा मतलब होता है गर्मी, हीट। यानी कि जब हम किसी धातु के तार को एक साइड से गर्म करते हैं तो दूसरा साइड भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊष्मा जो होती है वो धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा का प्रवाह करती है, ऊष्मा की सुचालक होती है।
हम जानते हैं कि धातुएं जो होती है वो विद्युत की भी सुचालक होती है। जैसे हम किसी भी लोहे की छड़ को लेंगे या किसी भी एल्यूमिनियम की तार को लेंगे और हम इससे विद्युत के एक जिसके अंदर विद्युत धारा बह रही हो वहां उसको टच कराएंगे तो अपने करंट आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उस धातु के वायर के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है। यही कारण होता है कि जो भी अपने घर में लाइटिंग होती है, तार होते हैं, उनके ऊपर विद्युत रोधी आवरण लगा होता है जिससे हमें करंट से बच सकते हैं। तो विद्युत का सुचालक होता है, धातुएं जो होती है विद्युत की सुचालक होती हैं। तो ये हो गए अपने सभी पॉइंट कि धातुएं कठोर होती है, धातुएं चमकीली होती हैं, धातुओं में आघात वर्णीयता गुण पाया जाता है, धातुएं तन्य होती है, धातुओं में ध्वनिक के गुण पाए जाते हैं और धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के गुण, लेकिन उससे पहले हम आघात वर्णीयता और तन्यता की परिभाषा देख लेते हैं। आघात वर्णीयता धातु का ऐसा गुण जिसमें धातु के ऊपर चोट करने पर वह फैल जाती है, इसे ही आघात वर्णीयता आघात वर्णीयता धातुओं का ऐसा गुण जिसमें धातु के ऊपर चोट करने पर वह फैल जाती है, इसे ही आघात वर्णीयता कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर चोट मारने पर वह चद्दर के समान फैल जाती है। अब है धातु का अन्य गुण तन्यता। धातु का ऐसा गुण जिसमें उसे खींचकर तार के समान लंबा किया जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। हम जानते हैं कि 1 ग्राम जो सोना होता है, सोना यानी गोल्ड, उसको हम खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इसके अलावा चांदी की तन्यता भी बहुत ज्यादा होती है। अगला गुण है ध्वनिक। धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम निनाद ध्वनि यानी रिंगिंग साउंड कहते हैं। धातुओं से ये विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी गुण को हम ध्वनिक कहते हैं। यानी धातुओं में जो गुण होता है ध्वनि का, विशेष प्रकार की ध्वनि का, उसे हम ध्वनिक कहते हैं। जैसे हम किसी सिक्के को जमीन पर गिराएंगे या पत्थर के टुकड़े को जमीन पर गिराएंगे या लकड़ी के टुकड़े को जमीन पर गिराएंगे तो हमें सिक्के की आवाज आसानी से समझ में आ जाएगी। इसी गुण को हम ध्वनि का गुण कहते हैं। यह है धातु में अपवाद, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। अपवाद क्या है? धातुएं सभी धातुएं कठोर होती है, हम जानते हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो कठोर नहीं होती है बल्कि बहुत मुलायम होती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम को हम Na से लिखते हैं जबकि पोटेशियम को हम K से लिखते हैं। ये धातुएं इतनी मुलायम होती है कि हम उसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, बहुत ज्यादा मुलायम है। और ये धातु में अपवाद है। धातु में एक और अपवाद है पारा, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं और इसे हम Hg के द्वारा लिखते हैं। ये एक ऐसी धातु होती है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। ये एकमात्र ऐसी धातु होती है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है द्रव अवस्था में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो हमारा आंसर होगा पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं और इसको हम किसके द्वारा लिखते हैं? Hg के द्वारा। नेक्स्ट है अधातुओं की विशेषताएं। जो धातुओं की विशेषताएं होती है उसका सब उल्टा होता है अधातुओं में। जैसे धातुएं जो कठोर होती है तो ये जो होती है अधातुएं वो मुलायम होती है, या मुलायम नहीं कहें तो उसको कह सकते हैं कि उसको थोड़ी सी चोट मार देते हैं तो वो चूरा हो जाती है, यानी कि बहुत सॉफ्ट होती है। और इसको अगर थोड़ी सी चोट मारते हैं तो ये पूरा हो जाती है। दूसरा है कि ये चमकीली नहीं होती है बल्कि ये दिखने में कैसी होती है? मलिन होती है, यानी गंदी होती है। इसमें चमकीलेपन का कोई गुण नहीं होता है, चमकीली नहीं होती है। अधातुएं दिखने में मलिन होती है। तीसरा है अधातुएं होती है वो अधिकतर गैसीय अवस्था में पाई जाती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा चौथा गुण है कि धातुओं में कोई भी ध्वनि, विशेष प्रकार की ध्वनि, अधातुओं में किसी भी विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं पाई जाती है, यानी इसमें ध्वनि का गुण भी
नहीं होता है। इसके अलावा विद्युत और उष्मा की भी ये सुचालक नहीं होती है, उष्मा एवं भी कुचालक होती है, विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती है। और आघात वर्तनीयता और जो तन्यता है उसके गुण भी इससे नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अधातुओं की विशेषता धातुओं के जस्ट उल्टी है, धातुओं से उल्टी है, धातुओं की विपरीत है। धातुएं कठोर होती है लेकिन अधातुएं मुलायम होती है, थोड़ी सी चोट मारते हैं चूरा हो जाता है। धातुएं चमकीली होती है, धातुएं मलिन होती है। धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है अधिकतर अधातुएं। और ध्वनि का गुण होता है, इसमें किसी प्रकार की विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं पाई जाती है। धातुएं होती है उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातुएं कुचालक होती है। धातुओं में आघात वर्तनीयता तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि इसमें इस प्रकार का गुण नहीं पाया जाता है। धातु और अधातु के रासायनिक गुण, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन के साथ जब भी अभिक्रिया होती है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को जलाना। जब भी कोई चीज जलती है तो जलने का मतलब होता है उसकी किसके साथ क्रिया हो रही है, ऑक्सीजन। यानी कोई भी पदार्थ जलता है इसका मतलब उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है। हम देखते हैं कि जैसे मैग्नीशियम धातु होती है, मैग्नीशियम धातु को जलाते हैं तो उसकी राख बनती है। वो राख होती है मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, और वो राख होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये मैग्नीशियम धातु, इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई, ये बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख। अब इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। इधर देखेंगे हम Mg के कितने हैं, 1 है, और इधर भी Mg के 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो इसको 2 करने के लिए हम पूरे सूत्र को 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन Mg भी 2 हुआ है, तो Mg को इधर 2 करना है अपने को, तो यहाँ हम Mg के आगे 2। इस प्रकार इधर भी Mg का 2 हो गया, इधर भी Mg का 2 है, इधर भी ऑक्सीजन का 2 है, और इधर भी ऑक्सीजन का 2 है। इस प्रकार इस समीकरण संतुलित हो जाएगी। यानी कि जब मैग्नीशियम धातु को हम जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है उसकी राख प्राप्त होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब है लोहा, जिसको हम विज्ञान की भाषा में फेरम कहते हैं, और इसको Fe के द्वारा लिखते हैं। जब लोहे को हम पानी के साथ लंबे समय तक रखते हैं तो उस पर जंग लग जाती है। जंग क्यों लगती है, क्योंकि लोहा जो होता है वो पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन, ये लोहा है, ये सूत्र है, ये ऑक्सीजन का सूत्र है। लोहा पानी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जंग लगा देता है अपने आप पर, यानी उस पर जंग लग जाती है। जंग का सूत्र होता है Fe2O3 3H2O, Fe2O3.3H2O, ये जंग का सूत्र होता है। लोहे पर जंग का सूत्र होता है, लोहे पर जंग। अब ये लोहे पर जंग का सूत्र होता है। इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे कि यहाँ Fe के 1 अणु है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो Fe के 2 है इधर, तो हम यहाँ Fe के 2 लिखेंगे। इधर H के 2 है, लेकिन इधर H के 2 को 3 से गुणा किया तो 6 अणु हो गए। अब 6 हो गए यहाँ, तो इसको संतुलित करने के लिए इसको भी हम 6 करेंगे। 6 करने के लिए हम इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी H के 6 हो गए। अब रही ऑक्सीजन की बात, इधर ऑक्सीजन के 2 तो यहाँ है परमाणु, और 2 को ये O को 3 से गुणा किया, यहाँ है 3 और 2 5 होते हैं, लेकिन इधर कितने हैं, 3 तो ये है पीछे, O को 3 से गुणा हो रहा है, O 3 और 3 6। अब इसको समीकरण को करने के लिए इधर भी 6 करना पड़ेगा। इधर 6 करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको किससे गुणा करेंगे, इधर 2 से गुणा करेंगे, 4 और 3 7 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण को 2 से कर देंगे। 2 से गुणा करने पर यहाँ Fe के 2 को 2 से किया तो 4 हो गए, इधर 2 रहे, तो इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए हम यहाँ Fe के 4 लिख देंगे। इसे हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। समीकरण को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल। अब इधर Fe के 4 परमाणु हो गए, इधर Fe के 4 हो गए,
इधर ऑक्सीजन के 3 और 2 5 है, लेकिन इधर कितने हैं, 2 को ऑक्सीजन को 3 परमाणु है, उसको 2 से गुणा किया तो 6 तो इधर हो गए और 3 ये 9 हो गए। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 और ये पहले लिखा हुआ है 3 5 हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करने पर 3 2 6 और 3 9, इधर भी ऑक्सीजन के 3 2 6 और 3 9। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के देखेंगे इधर 3 2 6 और इधर भी 3 2 6। तो इस प्रकार हमें समीकरण, तो ये है लोहे पर जंग का सूत्र। तो अब क्या देखना है कि धातु की हमने देखा है कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया होने पर क्या बनता है, धातु का ऑक्साइड बनता है। अब धातु का ऑक्साइड कौन सी प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं। जैसे हमने जो पहले वाले समीकरण में हमें प्राप्त हुआ था MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम एक पानी के गिलास में डाल देते हैं, यानी इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो राख है उस राख के अंदर पानी डाल देते हैं। पानी डालने पर यह मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बन जाती है। अब इसमें हम नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र दोनों ले जाकर देखते हैं कि कौन से लिटमस पत्र का रंग चेंज होता है। पहले हम नीला ले जाकर देखेंगे, तो नीला ले जाकर देखने पर हम देखते हैं कि इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लाल लिटमस पत्र ले जाकर देखेंगे, लाल लिटमस पत्र ले जाने पर हम देखते हैं कि ये लाल लिटमस पत्र नीला रंग में बदल जाता है। ये लाल लिटमस किस में बदल जाता है, नीले रंग में बदल जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाल को नीले में जो चेंज करता है वो होता है क्षार, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। इसकी एक ट्रिक भी है अनील, यानी कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, जबकि क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है, लाल को नीला करता है। यहाँ पर हमने देखा था कि लाल लिटमस पत्र नीला हो गया, इसका मतलब इसके अंदर MgO का जो विलयन बना है पानी डालकर वो क्षारीय गुण का है, इसलिए यहाँ पर ये नीला रंग बदल जाता है, नीले रंग में बदल जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब जंग वाला जो अपना पास जंग लगी हुई है लोहे पर जंग, उसको हम पानी के अंदर डुबो देते हैं, पानी के अंदर डाल देते हैं। ये पानी, इसके अंदर पानी भी डाल दिया हमने, तो ये पानी जो जंग है वो पानी के अंदर घुल गई है। अब इसमें हम लिटमस पत्र ले जाकर देखेंगे, तो हम पहले जैसे नीला लिटमस पत्र ले जाकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसका रंग परिवर्तित नहीं होता है, रंग में कोई फर्क नहीं आता है। अब हम इसके अंदर लाल लिटमस पत्र ले जाकर देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये लाल लिटमस पत्र नीले रंग में बदल गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये लाल लिटमस पत्र नीले में बदला है, इसका मतलब इसके अंदर क्षार है, यानी कि ये जो लोहे का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के ऑक्साइड। है अधातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। हम एक अधातु जैसे सल्फर लेते हैं, सल्फर SuPHER, सल्फर लेते हैं जो पीले कलर की होती है। सल्फर को हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं, यानी इसको जलाते हैं। जलाने पर जैसे ये एक जार के अंदर लिए हमने सल्फर, इसको हमने यहाँ बर्नर लगाई थी, इसको जलाया हमने, ये जल रही है सल्फर, और ऊपर से हमने इसके ढक्कन लगा दिया। अब हम देखते हैं कि ये सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेती है। ये सल्फर की ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई और कौन सी गैस बनी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस जार के अंदर इकट्ठी है। अब हम क्या करेंगे, इस जार को हटाएंगे। इस जार को हटाने के बाद में इसके अंदर पानी उड़ेल देंगे, पानी इसके अंदर डाल देंगे और वापस इस जार को वापस ढक देंगे। तो अब ये हमारे पास हो गया सल्फर डाइऑक्साइड का पानी। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उसका पानी बन गया है, उसका विलयन बन गया है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड के में हम लिटमस पत्र ले जाकर देखेंगे। ये लिटमस पत्र लगाया हमने पहले, उसी प्रकार हम नीला लिटमस पत्र भी ले जाएंगे और लाल भी ले जाएंगे। हम नीले लिटमस पत्र को इसमें डुबोते हैं तो हम देखते हैं कि ये लिटमस पत्र लाल रंग में बदल जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसने इस नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल दिया है। इसका मतलब यहाँ क्या है, नीले को लाल में, यानी कि अम्ल, हमने अभी पढ़ा था कि अम्ल नीले को लाल में बदल देता है, अनिल के द्वारा अम्ल नीले को लाल में बदल देता है। यहाँ नीला लाल में बदल गया है, इसका मतलब यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का विलयन है वो कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है। इसी प्रकार हम नीले लिटमस पत्र लाल लिटमस पत्र को ले जाकर देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ इसमें कोई
परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसको याद रखने के लिए हम क्या देखेंगे कि यहाँ अधातु में अ आ रहा है और इधर भी अ आ रहा है, यानी याद रखने के हिसाब से केवल अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब है धातु और अधातु की जल के साथ अभिक्रिया। हम देखेंगे कि अधिकतर धातुएं जल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो जल के साथ बहुत तेजी से क्रिया करती है, जैसे सोडियम धातु। सोडियम जो धातु होती है जिसको हम Na के द्वारा लिखते हैं, ये धातु जल के साथ बहुत ही ज्यादा तेजी से क्रिया करती है। जल और वायु के साथ बहुत अधिक तेजी से क्रिया करती है और बहुत अधिक मात्रा में उष्मा भी निकालती है, जिसके कारण इसकी जब जल के साथ क्रिया होती है एक आवाज आती है, पॉप की आवाज आती है जो साउंड के साथ फूटता है। इसलिए इसको हम न तो वायु में रख सकते हैं खुला, न इसको पानी में रख सकते हैं। इसको रखने के लिए हमें मिट्टी का तेल लेना पड़ता है, यानी केरोसिन देना पड़ता है। मिट्टी का जो तेल होता है यानी केरोसिन जो होता है उसके अंदर इसको स्टोर किया जाता है, उसके अंदर इसको रखा जाता है, अन्यथा ये विस्फोट कर देगा। इसलिए इसको संचित रखने के लिए कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। इसके साथ ही फास्फोरस जो होता है वो एक ऐसी अधातु है, फास्फोरस, जो वायु के साथ क्रिया करता है, वायु के साथ क्रिया करता है। इसलिए इसको रखने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं। फास्फोरस को हमेशा पानी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह वायु के साथ क्रिया करता है, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है। लेकिन ये तो पानी के साथ भी क्रिया करता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फास्फोरस ऐसी धातु है जिसे पानी में रखा जाता है, सोडियम ऐसी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब है धातुओं की अम्ल के साथ क्रिया। धातु और अधातु की अम्ल के साथ क्रिया। हम जानते हैं कि अम्ल जो होता है जैसे H2SO4, HNO3 या HCl, ये जो अम्ल होता है उसके अंदर H+ आयन होते हैं। इसमें भी H+ आयन है, इसमें भी H+ आयन है और इसमें भी H+ आयन है। तो जब इसकी अम्ल की धातु के साथ क्रिया करवाते हैं, जैसे हम कोई सी भी धातु जैसे सोडियम ले लेते हैं, इसकी अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो क्या होता है? अम्ल के साथ क्रिया कराने पर ये Na2SO4 बना लेता है, सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ 2 लिख देंगे संतुलित करने के लिए, इधर भी 2 है इसलिए। तो यहाँ पर जब भी धातु के साथ क्रिया कराते हैं अम्ल की, तो वहां हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। हम देखते हैं कि जैसे ये एक जार है, इसके अंदर हमने कोई सी भी धातु डाली थी, धातु ली है और इसको गर्म किया हमने और इसकी एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ क्रिया करवाई है। अम्ल के साथ क्रिया कराने पर इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। गर्म करना भी जरूरी नहीं है ज्यादा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसके पास हम अगर जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे, ये जलती हुई माचिस की तीली ले गए, तो हम देखते हैं कि जलती हुई माचिस की तीली ले जाने पर यहाँ पर जो आवाज आती है, पॉप की आवाज आती है, पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसकी माचिस की तीली के साथ यानी आग के साथ जो क्रिया होती है, तो वहां पर पॉप की होती है। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल के जब धातु के साथ क्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस के निकलने के कारण और माचिस की तीली उसके ऊपर जलती हुई ले जाने पर पॉप की ध्वनि निकलती है, पॉप की ध्वनि हमें सुनाई देती है। इसी प्रकार अब क्षार के साथ भी अगर हम धातु की या अधातु की क्रिया करवाएंगे तो वहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे NaOH, ये एक क्षार है, इस क्षार की क्रिया धातु के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और हाइड्रोजन गैस के मुक्त होने के कारण और उसके ऊपर माचिस की तीली जलती हुई ले जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमें पॉप की ध्वनि सुनाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। उसकी पहचान हम माचिस की जलती हुई तीली ले जाकर कर सकते हैं। माचिस की जलती हुई हाइड्रोजन गैस के ऊपर ले जाएंगे तो वहां हमें पॉप की ध्वनि सुनाई देगी। अब है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन मतलब होता है हटाना और उसके स्थान पर खुद आ जाना, किसी चीज को हटाना और उसके स्थान पर खुद आ जाना। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे राम और मोहन 2 अच्छे दोस्त हैं, एक साथ रहते हैं, राम और मोहन दोनों एक साथ रहते हैं। अभी तक इन दोनों की जोड़ी अच्छी है, लेकिन अब एक लड़का जो है श्याम, उसने क्लास में नया एडमिशन ले लिया है।
श्याम भी क्लास में ऐड हो गया, नया एडमिशन ले लिया। अब राम की जो है मोहन के साथ जोड़ी की अपेक्षा श्याम के साथ अच्छी जोड़ी बनती है, तो ये श्याम क्या करेगा, इस मोहन को यहाँ से हटा देगा और इसके स्थान पर खुद आ जाएगा। अब क्या बन गया, राम श्याम की जोड़ी हो गई और मोहन अलग हो गया। तो इस बार इस श्याम ने इस मोहन को क्या कर दिया, हटा दिया। इस श्याम ने इस मोहन को यहाँ से हटा दिया। इसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन मतलब होता है किसी दूसरा जो ज्यादा पावर वाला आ जाता है तो वो पहले वाले में से एक को हटा देता है, इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट ये नीले कलर का होता है। कॉपर सल्फेट ये कौन से कलर का होता है, नीला कलर। ये हमने एक बीकर में कॉपर सल्फेट लिया CuSO4, ये नीले कलर का है। इसकी क्रिया हमने Zn से करवाई, जिंक जस्ता जिसे हम कहते हैं, जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई। तो ये जो SO4 है ये जिंक कॉपर की अपेक्षा जिंक के साथ ज्यादा, यानी जिंक के साथ ज्यादा क्रियाशील है ये सल्फेट। तो ये क्या करेगा, कॉपर, ये जिंक जो है ना, इस कॉपर को यहां से हटा देगा और इसके स्थान पर खुद आ जाएगा। तो यहां बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। क्यों हटाया, क्योंकि ये जिंक ज्यादा क्रियाशील है, किसके अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा, इसलिए कॉपर को इसने यहां से हटा दिया और खुद उसके स्थान पर आ गया है। तो यहां बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। तो इस प्रणाली में जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया था जो नीले कलर का था, अब इसमें हमने जिंक डाल दिया है, जस्ता डाल दिया। जस्ता डालने पर हम देखेंगे कि इस प्रणाली का नीला रंग जो है वो गायब हो जाएगा, नीला रंग गायब हो जाएगा। और जो ये कॉपर बना है, ये कॉपर जो बना हुआ है, ये कॉपर यहाँ पर लाल रंग के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, ये लाल रंग के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रकार इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसका दूसरा उदाहरण है कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ क्रिया, Fe यानी लोहा। ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, इसका नीला कलर होता है। इसके हम लोहे के साथ क्रिया करवाएंगे तो हम जानते हैं कि ये जो Fe है वो इस कॉपर की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील है। तो वो ज्यादा क्रियाशील होने के कारण इसको कॉपर को यहां से क्या करेगा, हटा देगा और खुद इसके स्थान पर आ जाएगा। तो यहां बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। कैसे करेंगे हम इसको, प्रयोग करके द्वारा कर सकते हैं, प्रयोग करके कि जैसे एक परखनली है, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट लिया, ये कौन से कलर का है, नीला कलर का है। इसके अंदर हमने एक लोहे की कील डाल दी, ये पानी कॉपर सल्फेट भरा हुआ है यहाँ पे। अब इसमें हमने एक लोहे की कील ये इसके अंदर डाल दी है। तो हम देखेंगे कि ये नीला कलर धीरे धीरे गायब होता जाएगा और ये जो लोहा है इस सल्फेट के साथ क्रिया करता जाएगा। तो नीला कलर यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, FeSO4, और यहाँ पर FeSO4 का हल्का सा भूरा रंग बन जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को Fe ने हटा दिया है। इसके अलावा हम दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। ये है जिंक सल्फेट, इसकी क्रिया होती है कॉपर के साथ। तो हम देखते हैं कि ये जिंक सल्फेट जो है ये कॉपर के साथ क्रिया नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, कि हमने पिछले उदाहरण में देखा था कि कॉपर सल्फेट जो होता है इसमें जिंक डालते हैं तो जिंक इस कॉपर को हटा देता है, इसके नीले रंग को गायब कर देता है, जिंक उसके स्थान पर आ जाता है। इसका मतलब जिंक क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। यानी कॉपर कम क्रियाशील है और जिंक ज्यादा क्रियाशील है। तो ज्यादा क्रियाशील है, पहले ही ज्यादा क्रियाशील इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कॉपर इसके साथ जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। इसलिए नहीं होती है क्योंकि कॉपर इस ज्यादा पावरफुल जिंक को नहीं हटा पाएगा, ज्यादा क्रियाशील जो है एक्टिव इसको नहीं हटा पाएगा और ये क्रिया नहीं होगी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जैसे FeSO4 की क्रिया हम Cu के साथ करवाएंगे। तो Cu के साथ करवाएंगे क्योंकि पिछले उदाहरण में हमने देखा था CuSO4 की क्रिया Fe के साथ करवाते हैं तो ये Fe इस Cu को हटा देता है और इसके स्थान पर खुद आ जाता था। लेकिन अब यहाँ ये जो क्रिया करवाएंगे तो ये क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये Fe जो ज्यादा क्रियाशील है वो उस SO4 के साथ जुड़ा हुआ है और ये कम क्रियाशील है Fe की अपेक्षा, इसलिए इसको नहीं हटा पाएगा और ये क्रिया भी नहीं होगी। ऐसे ही एक अभिक्रिया और है, जैसे ZnSO4
इसकी क्रिया Fe के साथ करवाते हैं, तो Fe के साथ कराएंगे तो ये जिंक ज्यादा क्रियाशील है और Fe कम क्रियाशील है, इसलिए ये अभिक्रिया भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये Fe कम क्रियाशील होने के कारण इस ज्यादा क्रियाशील Zn को नहीं हटा सकता है। तो इस प्रकार ये है विस्थापन अभिक्रिया। अब है धातु और अधातुओं के उपयोग। हम जानते हैं कि हमारी दैनिक जिंदगी जो है उसमें हम प्रत्येक क्षेत्र में धातु का उपयोग करते हैं। जैसे हम खाना बनाने के बर्तन हो, खाना खाने के बर्तन हो, हमारे यातायात के साधन हो, प्रत्येक चीज धातु से मिलकर बनी होती है। हमारी दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी मशीनें धातु से मिलकर बनी होती है। उपग्रह जो होते हैं वो धातु से मिलकर बने होते हैं। औद्योगिक सामान जो होते हैं, उद्योगों में काम आने वाले सामान, उद्योगों के सामान, ये भी धातु से मिलकर बने होते हैं। खाना बनाने के बर्तन ये भी उद्योग, ये भी धातुओं के बने होते हैं। रेलगाड़ियां हमने देखी हैं, रेलगाड़ियां बस, यातायात के साधन ये सब धातुओं के बने होते हैं। तो अब है अधातु के उपयोग। अधातुओं के उपयोग, हम सबसे पहले जो सांस लेते हैं, जो हमारे प्राणवायु है ऑक्सीजन, ये भी एक अधातु है। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन में काम आने वाली गैस यानी कि प्राणवायु। तो सबसे पहला उपयोग हो गया ऑक्सीजन के श्वसन। दूसरा है हम जो खेतों में खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन भी एक अधातु है। तो दूसरा उपयोग हो गया उर्वरक के रूप में, यानी कि नाइट्रोजन, श्वसन यानी ऑक्सीजन। तीसरा है जैसे हमारी कहीं पे लग जाती है, चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो हम वहां एंटीबायोटिक डालते हैं, टिंचर आयोडीन डालते हैं। तो आयोडीन भी क्या है? एक अधातु है। तो हम लिख सकते हैं एंटीबायोटिक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में। और ये एंटीबायोटिक क्या होती है? आयोडीन होती है। इसके अलावा हमारा जैसे हम पानी पीते हैं, उस पानी को शुद्ध करने के लिए हम उसमें क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन जो होता है वो एक अधातु है, तो पानी के शुद्धिकरण में भी काम आता है, पानी के शुद्धिकरण में। ये क्लोरीन गैस है। पटाखों में यानी विस्फोटक पदार्थ बनाने में हम फास्फोरस का उपयोग करते हैं, फास्फोरस पी। तो इस प्रकार अधातुओं के उपयोग जो हमारी दैनिक जिंदगी से जुड़े हुए हैं, श्वसन के रूप में ऑक्सीजन, उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन, एंटीबायोटिक के रूप में आयोडीन, पानी के शुद्धिकरण में क्लोरीन, और पटाखों या विस्फोटक पदार्थ बनाने में फास्फोरस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।